चलिए देखिए, ये क्या लिखा है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब होता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आप लोग जानते हैं, उत्केंद्रता पढ़े हैं कभी? क्या होता है उत्केंद्रता? उत्केंद्रता मतलब क्या होता है? ठीक, उत्केंद्रता जो अपने केंद्र पर ना रहे। आप बताइए, आप पढ़िए ना? हाँ, आप ही तो बोल रहे हैं कि पढ़े हैं। हाँ तो बताइए। नहीं, आप इसको पढ़ के बता रही हैं? हाँ, हाँ तो जैसे हम पूछ रहे हैं, आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उत्केंद्रता एक ऐसी चीज है कि इसमें बताता है कि कोई भी वस्तु का जो आकार है वो गोले से कितना अलग है। उत्केंद्रता ये बताता है कि अगर किसी चीज का आकार है वो गोले से कितना अलग है। क्या? ठीक ना? तो उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता ये बताता है किसी चीज का आकार जो है वो गोले से कितना अलग है। गोले की उत्केंद्रता कितनी होती है? 0। ठीक ना? और 0 से जितना ज्यादा जाएगा वो उतना ही क्या होता जाएगा? पैराबोलिक। या आप लोग वो पढ़े ना, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य का अपने पेरेंट बॉडी का चक्कर कैसे किस फॉर्म में लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। तो उनकी उत्केंद्रता 0 से अधिक होती है। तो ये केवल यही है उत्केंद्रता, मतलब कि कौन सा ग्रह का जो परिक्रमण पथ है वो कितना चपटा है या फिर कितना ऐसे फैला हुआ है। गोल तो रहेगा नहीं। कोई भी ग्रह चक्कर जो है अपने सूर्य का वो गोल आकार में नहीं लगाता है, वो कितना लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार में। तो वही उसका निकालना है, पड़ता है। निकालना पड़ता नहीं है वैसे, बस ये जानते रहिए कि उत्केंद्रता मतलब कि कौन किसका आकार कितना पतला है, कितना दीर्घ वृत्ताकार ज्यादा। ठीक ना? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उत्केंद्रता को निकालने के लिए, अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए। उत उत्केंद्रता ये फिजिक्स में भी है उत्केंद्रता, फिजिक्स में मैथ में भी है। जब आप लोग शंकु का या और बेलन टाइप का कोई चीज है उसका सरफेस में नहीं पढ़े हैं आप लोग? जैसे कि अगर कोई चीज गोला है तो उस, नहीं ठीक है, नहीं है तो हम जैसे बता रहे हैं कि कोई चीज अगर गोला है, गोल है, ठीक ना, सर्कल टाइप का है, तो उसका तो हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो हल्का पैराबोलिक हो तो उसके लिए अलग चीज यूज होती है ना। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो किसी ग्रह का पथ है उसको देखते हैं। ठीक, उसकी दूरी देखते हैं कि किसी ग्रह से पहली दूरी उसकी कितनी है, और पहली दूरी मतलब नजदीक कितना है और दूर कितना है। ठीक, ये निकाल लेते हैं। और उसमें एक देखते हैं कि जो एक एक जगह तो उसका पेरेंट बॉडी होता ही है, और जो दूसरा होता है वहां पे आभासी बना लेते हैं कि यहाँ पे ये आभासी सूर्य है। मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी को लिया जाए तो ये आभासी एक सूर्य बना लेते हैं, दोनों इसकी दूरी और ये दूरी सेम करके। तो ये जो अंतर है ये इसकी दूरी और
इसकी दूरी को जब हम अपॉन में करेंगे, जैसे डिस्टेंस बिटवीन फोकस 1 और फोकस 2, फोकस 1 और फोकस 2 के बीच की दूरी, ठीक, और डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस को जब हम अपॉन में करेंगे इसके बीच की दूरी बटे इसके बीच की दूरी, तो अगर ये दोनों सेम हो जाए, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी सेम हो गई, यानी ये दोनों एक जगह आ गए, यानी गोला बन गया। मान लीजिए जैसे इसको हम पकड़ के अगर ऐसे खींच दे, गोला बनाने की कोशिश करें, तो ये दोनों आ जाएगा अंदर, ये दोनों अंदर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों, और सेंटर कहाँ पे बनेगा, सेंटर यहाँ पे बन जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा, ठीक। और अगर इसी को हम दबा दें और तो ये और दूर चला जाएगा, ठीक ना। तो बस इसमें इतना याद रखिए, उत्केंद्रता क्या होती है, किसी ग्रह का पथ कितना दीर्घवृत्ताकार है वो डिसाइड करता है, ठीक ना। तो अगर 0 है तो आपका उसका परिक्रमण पथ सर्कल होगा, यानी ये यहाँ पे और वो यहाँ पे आ जाए तो ये गोले में एक चक्कर लगाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किसी अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, किसी भी ग्रह की उत्केंद्रता 0 हो सकती है, किसी भी ग्रह की उत्केंद्रता 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका एक या एक से अधिक होगी, ठीक ना, 0 कभी नहीं हो सकती है। चलिए, और अगर एक से हल्का कम है तो क्या होगा, इलिप्स में, इलिप्स यानी वही जो दीर्घवृत्त बताते हैं, ठीक ना। और जब 1 होगा तो वो पूरी तरीके से बहुत पतला होगा, और ये भी हाइपरबोला भी नहीं होता है, पैराबोला हो सकता है लेकिन नहीं भी होता है, क्योंकि पैराबोला का मतलब है कि ये जो इसका केंद्र है ये यहाँ पे चला जाए, इसको और दबा दिया जाए तो ये जो सेंटर है वो सेंटर खसक के आगे चला जाए, ठीक ना। तो ये भी स्थिति नहीं हो सकती है। और हाइपरबोला का मतलब है कि एक से ज्यादा हो जाए, एक का मतलब, कहने का मतलब है कि ये यहां से और आगे निकल जाए, यहाँ पे चला जाए, एक से ज्यादा। एक कब होगा, जब ये यहाँ पे हो जाएगा, ये भी स्थिति नहीं हो सकती। कोई ग्रह इसके बाहरी से चक्कर लगा सकता है, जब ये खुद यहाँ पे आ जाएगा तो इसका चक्कर ये कैसे लगाएगा, इससे टकरा जाने की संभावना होगी, ठीक ना। और ये जब इसके बाहर आ जाएगा तो कोई अपने पेरेंट बॉडी का ऐसे इधर बॉडी है इधर चक्कर तो लगाएगा नहीं। दिमाग सही समझ में आ रहा है। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे जब लेंस पढ़े होंगे, लेंस उत्केंद्रता केंद्र पढ़े थे ना, उसमें लेंस में होता है ना। अगला देखिए, ये है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक ना। ये क्या है, आपका सूर्य है, ये हमें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में कौन कौन से ग्रह दिख सकते हैं, केवल 2 ग्रह, मरकरी और वेनस, ठीक ना। और ये दिखाई कैसे देता है, आंखों से, टेलीस्कोप से, ऐसे आंख से नहीं दिखाई देता है। सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जब सूरज नहीं रहता है उस टाइम भी एक तारा बाहर नजर आता है, भोर में नहीं दिखाई देता है, सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले एक तारा दिखाई देता है ना, और सूरज डूबने के बाद शाम में वो ध्रुव तारा नहीं होता है,
वो मरकरी होता है और वेनस ही होता है। लेकिन मरकरी बार बार जल्दी जल्दी रोटेशन करता है। मरकरी कितने दिन में रोटेशन कर लेता है? 88 दिन में। तो इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आया ना? तो ये इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मरकरी ही होता है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वीनस भी हो सकता है। ठीक ना? देखिए, जब मान लीजिए कि मरकरी यहाँ पे है, ये क्या है? पृथ्वी। इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है। तो मॉर्निंग यहाँ होगी कि यहाँ होगी? हम्म। अरे मॉर्निंग क्या होता है? सुबह का टाइम। पृथ्वी घूम रही है तो मॉर्निंग कहाँ होगी? यहाँ होगी ना? कैसे मॉर्निंग यहाँ होगी? रा, रात से दिन, ये तो दिन से रात की तरफ जा रहा है। अरे तो अपने अक्ष पे दिन रात कैसे होता है? दीर्घ वृत्ताकार घूमने पे होता है कि अपने अक्ष पे घूर्णन पे होता है? तो अपने घूर्णन पे करेगा ना ये। तो ये तो दिन है। तो इधर फिर उसके बाद दिन के बाद क्या होगा? तो दिन के बाद ये क्यों सुबह हो रही है? सुबह समझ में आ रहा है? ये लग रहा है कि सुबह हो रही है कि लग रहा है दिन हो रहा है? पूछ रहे हैं हम, बता नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये इधर दिन है, इधर सूरज निकला हुआ है तो इधर दिन है, इधर रात है। तो अब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे मॉर्निंग होगा। कैसे मॉर्निंग होगा? तो ये हमें यहाँ पे जो रहेगा वहां पे ये थोड़ा सा सन से और ऊपर डिफ्यूज करके लाइट यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले ही यहाँ पे ये दिख जाता है डिफ्यूजन के कारण। ठीक है ना? और वैसे ही वीनस भी दिखता है। तो सुबह के टाइम और ये शाम के टाइम, जब शाम के टाइम जब ये ऐसे जाएगा तो ये वाले दिन पे रात होने लगेगी। ठीक ना? यहाँ पे रात होगी धीरे धीरे, शाम का टाइम यहाँ पे रात। तो ये जब इधर घूमेगा तो ये और रात होने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये लाइट जो है वो सूरज डूबने के बाद भी दिखाई देगी, डिफ्यूज करेगी सबसे पहले। ठीक। ये आपका है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो अगर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में आपका शुक्र न दे, शुक्र ऑप्शन में न हो, तो आप क्या लगाएंगे? मरकरी लगाएंगे, ध्रुव तारा नहीं लगाएंगे। ठीक ना? ध्रुव तारा को और क्या बोला जाता है? लो फिर सांझ का तारा बोल। पोलरिस, पोलरिस नाम है ना उसका। वो उत्तर दिशा में निकलता है और ये दक्षिण दिशा में निकलते हैं। हम्म। अब कोई भी तारा हो सकता है। ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा में दिखेगा, उत्तर दिशा में एक ही जगह वो दिखेगा। वो नहीं, सारे तारे आपको घूमते हुए दिखेंगे लेकिन वो तारा नहीं घूमता हुआ दिखेगा, वो एक ही जगह रहता है क्योंकि वो पोल पे है। कोई भी चीज पोल पोल पे है। ये चीज है, मान लीजिए पृथ्वी है, कोई तारा यहाँ है, भले से अपनी जगह रुका हुआ है लेकिन पृथ्वी घूम रही है। तो जो यहाँ पे दिख रहा था अब यहाँ पे दिख रहा है ना, वही तारा है। तो घूमा ना अपने वजह से। लेकिन जो पोल पे है, यहाँ पे है, तो अगर यहाँ से भी घूमेगा तो वो एक ही जगह पे दिखेगा। इस वाले को उसी टाइम पे दिख रहा है।
सबको उसी टाइम पे वहीं पे दिख रहा है बस। तो वो पोल पे होने के कारण एक ही जगह स्थिर रहता है, या आप चाहे कितना भी घूम लीजिए। लेकिन जो यहाँ पे तारा है वो, इसको एक बार दिख रहा है फिर एक बार नहीं दिखेगा, पीछे चला जाएगा। समझ में आया? तो पोल पे जो भी तारे होंगे, चाहे तो साउथ पोल पे हो चाहे तो नॉर्थ पोल पे, ठीक। और पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये भी ध्यान दीजिए। समझ में आया? और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये रात से जब इधर जाएगी तब ये इधर धीरे धीरे दिन होगा। ये चीज जब इधर आएगी तो ये धीरे धीरे दिन इधर होता आता है। समझ में आया? पता है ना? अभी कंफ्यूजन होगा तो फिर नहीं, अभी जब पढ़ाएंगे वो पृथ्वी। हाँ, फिर से कहने का मतलब है कि ये डे और नाइट वाला समझ लीजिए। ये इधर डे है, इधर नाइट है, सूर्य निकला है, तो अब ये जब घूम रहा है तो आपका देखिए, अरे तुम सिलेक्ट हो जा भाई, खाली पूरा ही सिलेक्ट हो। हाँ, छोड़िए। ये जब ऐसे घूमेगा इधर तो सूरज और इधर जाएगा ना, ये चीज ऐसे आएगी तो सूरज और इधर, तो मॉर्निंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे उग रहा है सूरज धीरे धीरे, और यहाँ पे डूबेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मॉर्निंग होता है, यहाँ पे इवनिंग होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे चंद्रमा पढ़ाएंगे पृथ्वी के परिवेश में, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है समझने में, ठीक ना। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब पारगमन। और यही चीज है जो हम कई दिन से आप लोग को बता रहे हैं कि क्या चीज। क्लॉकवाइज, ठीक ना। क्लॉकवाइज वो तो ठीक है, लेकिन मरकरी और विनस के कारण क्या होते हैं, यही ट्रांजिट। हाँ, ठीक ना। लेकिन इनका ट्रांजिशन भी होता है, जब सुबह के टाइम में कभी कभार ये दिख जाते हैं। आप लोग को याद होगा, कभी सूर्य में आप लोगों ने धब्बा देखा है, काला सा कभी दिखा होगा शाम के टाइम। तो वो उस समय कब था, 2014 या 15 में। ये हाँ 2012 में, 2012 में विनस का ट्रांजिशन हुआ था, मतलब सूरज को पार करके वो गया था। तो उस टाइम काला धब्बा सूरज के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता हुआ समझ में आता है। हाँ, ठीक ना। क्योंकि सुबह में तो इतना लाइट होती है कि वो दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है तो वो आंख हमारी देख नहीं सकती है। लेकिन शाम के टाइम जब सूरज का डिम होता है तो उसमें छोटा सा तारा, छोटा सा ग्रह भी दिखाई देता है। हाँ, देख, हाँ देखी होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये 2012 में दिखाई दिया था कि सूरज को पार करके ऐसे जा रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। हाँ, तो क्या 7 साल में किसी को, तो 6 साल में किसी को दिमाग नहीं होता है? अच्छा, 6 साल में आप क्या किए आपको नहीं याद है? तब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो ट्रांजिट क्या होता है, जब पृथ्वी के सामने से ये दो ग्रह सूर्य को पार करते हैं सुबह के टाइम, ठीक। तो उस समय क्या होता है, हल्का धब्बे टाइप का दिखाई देता है। तो वीनस अधिक बार ट्रांजिट करता है, और मरकरी अधिक बार ट्रांजिट करता है, और वीनस बहुत दिन में, ठीक ना, लगभग
24-25 साल बाद लिखा है कहीं। एट प्रेजेंट ट्रांजिट ऑफ वेनस अकर इन पेयर सेपरेटली बाय इंटरवल अबाउट 8 ईयर। तो ये तो ऑन एवरेज अबाउट 13 ट्रांजिट ऑफ मरकरी पर सेंचुरी। तो ये मरकरी का दिखा रहा है कि हर 100 साल में 13 ट्रांजिशन होता है मरकरी का, ठीक ना। और वेनस का होता है तो वो पेयर में होता है, 8 साल में हो जाता है पेयर, 2 पेयर में होता है, फिर उसके बाद बहुत दिन बाद होता है, ठीक ना। तो पहला कब दिखा था ट्रांजिशन? पहला मतलब इससे पहले 1874 और 1874 8 82, 1874 में और 82 में, फिर उसके बाद 2004 प्लस 8 2012। ये कितने साल का डिफरेंस हो गया ये इन दोनों में? हाँ डिफरेंस निकालिए। हाँ ये 32 का, इन दोनों में 174 और 2004। अरे 1874 और 2004 में कितने साल का डिफरेंस है? हाँ 130 साल में। तो अगला ट्रांजिशन अब होगा 130 साल बाद। तो जिसने देख लिया वो, जैसे कुंभ में नहा लिया, ठीक ना, तो ऐसे जो देख लिया। हाँ ये ट्रांजिशन जो होता है, इसका पारगमन जो होता है, मतलब पृथ्वी से देखने पे सूरज के सामने से होके जो ग्रह जाता है, वो जब मरकरी 100 साल में 13 बार जाता है, ठीक ना। और जो वीनस है वो 130 साल बाद जाता है, और जब जाता है तो फिर पेयर में जाता है। 130 साल बाद कह सकते हैं, या 126 साल बाद, 126 नहीं 130, 122 साल, 122 साल इसका निकालेंगे तो 122 साल होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर ये पेयर में जाता है कि 1 साल जाएगा, फिर 8 साल बाद फिर ट्रांजिट होगा। ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे ये पृथ्वी है और ये सूरज, मान लीजिए इसको सूरज मान लेते हैं, सूरज मान ले, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जो ये मरकरी है या वीनस है, वो दिन के टाइम में इससे ऐसे क्रॉस होके जाएगा, ठीक ना। तो वो क्रॉस होके जाता है तो एक धब्बा टाइप का, क्योंकि इधर लाइट पड़ती नहीं है, उसी साइड लाइट पड़ेगी, तो इस साइड समय क्या दिखेगा, वो काला दिखेगा। तो सूर्य में एक काला धब्बा टाइप का दिखता है, और दिन के टाइम में नहीं दिखता है, क्योंकि सूरज की लाइट बहुत ज्यादा तेज रहती है, हमारी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन शाम के टाइम जब डिम होता है सूरज, तो काला काला दिखाई देता है। और इस हाँ तो ग्रहण तो ऐसे भी दिखता है बिना चश्मा के भी। तो ग्रहण तो ऐसे ही दिखता है ना। कभी ग्रहण नहीं देखे? दूज का चांद देखे? दूज का चांद, तीज का चांद, चौथ का चांद देखे हैं? वो ग्रहण ही है ना। हाँ हाँ, क्या होता है? क्या है? क्या है वो? चांद कम ज्यादा क्यों दिखता है? हाँ हाँ, क्यों कम क्यों ज्यादा क्यों दिखता है? तो पृथ्वी ही तो आती है ना उसके बीच में। और ग्रहण का भी यही सेंस है कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण। हम्म हम्म। तो जिस दिन चांद को पूरा दिखना चाहिए, उस दिन अगर उसको कट जा रहा है, तब उसको बोला जाता है कि ग्रहण लगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? हमेशा पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा के दिन नहीं।
जब भी लगेगा तब पूर्णिमा के दिन लगेगा, क्योंकि पहले तो चांद कटा ही है तो उसमें ग्रहण क्या लगेगा, पहले तो खुद ही ग्रहण में चल रहा है रोज रोज, तो फिर उसमें ग्रहण क्या लगेगा, जब उसको पूरा होना चाहिए उस दिन जब आधा हो जाए तब बोलते हैं लोग कि ग्रहण लग गया। आधा हो जाए तो वो भी तो पूरे समय पे नहीं होता है, कुछ ही समय पे होता क्यों, तो वो ग्रहण में टाइम होता है, वैसे तो 24 घंटे में धीरे धीरे वो पृथ्वी एडजस्ट करती है। तो ये आप लोग को जब ग्रहण पढ़ाएंगे इसके बाद कल वाले टॉपिक में मिल जाएगा आप लोगों को सब चीज, ठीक ना, तो इतना कंफ्यूज मत होइए। उसमें चंद्रमा का सारी चीजें दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी से 5 डिग्री झुका हुआ है, अपने उसका जो परिक्रमण पथ है वो 5 डिग्री टिल्ट है, ठीक ना, तो इसके कारण ही दिक्कत आती है। 5 डिग्री से जब 0 डिग्री पे आता है, जैसे जैसे क्रॉस करके जब आता है यहाँ पे, तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ये सारी चीज कल बताएंगे, इसको लिख लीजिए। इट इज द पासेज ऑफ एन इंफीरियर प्लैनेट, इंफीरियर, चलिए इंफीरियर या इनर प्लैनेट कर सकते हैं, पृथ्वी के जो इधर रहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में वही ट्रांजिशन कर सकता है, उसके बाद वाले ग्रह ट्रांजिशन नहीं करेंगे। तो ट्रांजिशन कौन कौन से पारगमन किन किन ग्रहों का होता है, मरकरी और विनस का, बस क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह। अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द सन्स डिस्क एट द टाइम ऑफ इंफीरियर कंजंक्शन, ट्रांजिट ऑफ ब्लैक डॉट स्लोली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो आपका ये हो गया, अब इसके बाद ये हो गया ट्रांजिट, इसके पहले हो गया उत्केंद्रता, और फिर लास्ट में आपका मेन चीज जो ज्यादा करके क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि पृथ्वी का जो रोटे क्या है, कॉज ऑफ डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के रोटेशन में डिक्रीज क्यों हो रहा है, कमी क्यों आ रही है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो आप लोग जानते ही, क्या है, स्लो होना, रोटेशन स्लो होना। हाँ, तो एक रीजन तो आप लोग जान रहे हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और रीजन देख लीजिए स्पेस फ्रिक्शन, कोई भी चीज है वो जब घूमेगी तो उसमें कुछ फ्रिक्शन लगेगा, कोई भी चीज को अगर घुमा दीजिए तो उससे हवा का फ्रिक्शन लगेगा, तो जब हवा का फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी, वो जब स्लो होगी उसी के कारण पृथ्वी भी स्लो हो रही है धीरे धीरे, ठीक, एक रीजन ये है। और ये क्या है, मेटेओरिटिक फॉल, मतलब जब कभी बड़े बड़े उल्कापात हो जाते हैं पृथ्वी पे तो उससे भी पृथ्वी की स्पीड स्लो होने लगती है। और स्लो कैसे होती है, अगर मान लीजिए बाय द वे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इधर इस टाइप से घूम रही है, ठीक ना, ऐसे घूम रहा है, और जो उल्कापात है वो आके इधर हिट कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रही है और हिट इधर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको डैमेज इफेक्ट कर सकता है, ठीक ना, इससे बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उल्कापात बहुत ज्यादा पृथ्वी पे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज इन द मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के मास में इंक्रीज जो हो रहा है, ठीक, उसके कारण भी इंक्रीज भी कर सकते हैं। और जैसे कि जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक बेल्ट्स है वो कहीं पे मेल्ट कर रही है तो वहां पे मास ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पे कम हो जा रहा है, उसके कारण भी उसके क्या बोलते हैं रोटेशन में वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी स्लो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक ना, नहीं समझ में आया,
हाँ, जैसे कि जो आप लोग टेक्टोनिक्स अभी पढ़े नहीं है, टेक्टोनिक्स प्लेटें जो हैं वो कहीं पे सबडक्ट करती हैं, तो वहां पे ज्यादा भार हो जाता है, कहीं पे कम होता है जहां से निकल रही हैं, तो इससे पृथ्वी के रोटेशन में भी प्रॉब्लम आती है और वो स्लो होने लगता है धीरे धीरे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी गोली चीज ले लीजिए, कहीं पे उसका भार ज्यादा हो जाए कहीं पे कम, तो वो जल्दी पूरा आराम से रोटेट नहीं करता है, रुक रुक के रोटेट करता है। आप कभी भी बोतल में आधा पानी ले लीजिए और उसको जमीन पे ऐसे लुढ़का दीजिए, तो वो एक ही बार में लुढ़कते लुढ़कते नहीं जाएगा, वो रुक रुक के जाएगा। समझ आया? तो कहीं पे ज्यादा मास हो जाता है कहीं से कम, तो इससे पृथ्वी भी धीरे धीरे रुकने लगती है। समझ में आया? फिर उसके बाद मून का टाइडल इम्पैक्ट। मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी है वो पृथ्वी आगे चली जाती है, पानी पीछे खींच जाता है। ठीक ना, पानी पीछे खींच जाता है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नहीं समझ में आया? क्या समझ में बताइए? हाँ, तो गति धीमी हो जाती है, लेकिन टाइडल इफेक्ट है ना ये, टाइडल इम्पैक्ट। तो देखिए जैसे ये है पृथ्वी, इस पे ये सारा पानी है, ढेर सारा पानी। तो जब गुरुत्वाकर्षण लगता है किसका? चंद्रमा का, तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पे घूम रही है, इसकी जो क्या बोलते हैं प्लेट है और जो मिट्टी वाला पोर्शन है, हैं? जो सरफेस का पोर्शन है वो तो घूम रहा है, लेकिन जो पानी है उसमें गुरुत्वाकर्षण लगने के कारण वो चंद्रमा से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो आगे घूम जाती है, लेकिन पानी जो है वो रुका रह जाता है, तो वो पीछे बैक साइड में क्या करता है? टाइडल ज्वार लाता है, उसके कारण भी धीरे धीरे पृथ्वी स्लो हो रही है। ठीक ना, ज्वार भाटा इसी कारण आते हैं, और एक बार जो ज्वार उठता है वो पूरा पृथ्वी चलता है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है। ठीक ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से भी पृथ्वी का जो डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत सारी चीजों में, वो उसको इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मोशन, ये पृथ्वी के अंदर जो बताए हैं। ठीक, तो ये तो रीजन हो गया पृथ्वी के स्लो होने के, पृथ्वी का रोटेशन स्लो होने के रीजन हो गया। फिर उसके बाद है इसके एविडेंस क्या क्या है, मतलब कैसे हमको पता चला, क्या हुआ? ठीक, ठीक है, सुनने दीजिए चाहे छापने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ। एविडेंस इसके क्या क्या मिले हैं? एविडेंस में क्या है, 900 साल, 900 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे कितना घंटे का दिन होता था? 18 घंटे का। तब धीरे धीरे पृथ्वी स्लो होती गई है, तो अब 24 घंटे का लगभग हो रहा है। ठीक, तो ये एक एविडेंस है। और दूसरा, अर्थ रोटेशन इज रोटेशन वाज 50% फास्टर देन दैट present lunar moon was only 50 days। पहले क्या होता था? पहले 25 दिन का लूनर डे होता था, और अब 29 दिन का हो गया है। ठीक, तो उसके कारण भी है। और मून इज रिसेंडिंग फ्रॉम द अर्थ एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर ईयर, तो 3 सेंटीमीटर पर ईयर दूर जा रहा है चंद्रमा पृथ्वी से। ठीक ना, और ये सारे एविडेंस हैं कि पृथ्वी स्लो हो रही है। ठीक ना, पृथ्वी रुक गई तो अचानक से तो रुकेगी नहीं। हम्म 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 हम्म। तो जिस जिस तरफ सूर्य मिले रहेगा, उस तरफ गर्मी इतना ज्यादा हो जाएगी कि लोग नहीं रह पाएंगे, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं जा पाएगी उस तरफ इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि लोग नहीं रह पाएंगे। साइड में रहेगा।
तो ठंडी वाले आने देंगे, गर्मी वाले आने देंगे, ऐसे तो तो वो तो आगे की बात है ना कि क्या होगा कैसे होगा, तो अभी कैसे प्रिडिक्शन किया जा सकता है। और उसको रुकने में अभी बहुत साल लगेंगे। 900 मिलियन साल में तो केवल 4 क्या घंटे, 6 घंटे स्लो हुई है। 900 मिलियन अरे सती, चलिए फिर उसके बाद क्या है, ये तो हो गए। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये इसके क्वेश्चन तो आता है, पक्का आता है ये याद कर लीजिएगा। और वो खास करके मून वाला, ठीक ना। तो बस थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग तो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट मतलब कि कैसे क्या किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर 4-5 साल पे जो अपनी घड़ियां हैं उसको एडजस्ट किया जाता है, एटॉमिक वॉचेस, ठीक ना। क्योंकि हर साल 0.6 मिली सेकेंड पृथ्वी स्लो हो जा रही है हर साल। स्लो होने का मतलब, सुनो, स्लो होने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य निकला इस पॉइंट पे, और पृथ्वी रोटेट करके 24 घंटे में यहाँ पे आ जानी चाहिए, तो 24 घंटे में रोटेट करके वो थोड़ा सा पीछे रह जा रही है। तो वो एडजस्ट करने के लिए कि यहाँ वहीं पे हम घड़ी अपना रोक देते हैं, जब वो फिर वही उसी पॉइंट पे आ जाती है, फिर से घड़ी स्टार्ट की जाती है, फिर से वो आता है। तो वो लगभग हर 4 साल में किया जाता है। तो कब कब किया गया, 2008 में किया गया है, 22 में किया, 12 में, 15 में, 16 में, ठीक ना। तो ये बस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आएगा नहीं कोई क्वेश्चन, बस ये आएगा कि हाँ स्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक ना। और फिर एक चीज ये है जो मेनली जो आप लोग को बताना है, ये इंपॉर्टेंट यही है, क्या है, अर्थ एक्सिस टिल्ट इज चेंजिंग 40,000 ईयर, चेंजिंग फ्रॉम 22 डिग्री टू 25 डिग्री। तो कितने साल में, 41,000 सालों में कितना घूम जाती है, 24 डिग्री से, हाँ 22 से 24 या 25 या 21 से 25, ठीक ना, इतना डिग्री वो क्या जो उसका टिल्टनेस है वो बढ़ या घट जाता है। इसी कारण से हमने बताया था आप लोग को कि 22 दिसंबर या 22 सितंबर या 21 जून को आप जो बताया गया है उतना पृथ्वी उतना बड़ा दिन रात नहीं होता, छोटा बड़ा हो जाता, ठीक ना। और फिर अर्थ ग्रेविटी इज इंक्रीजिंग, अर्थ की ग्रेविटी भी बढ़ रही है। क्यों क्यों बढ़ेगी अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों बढ़ेगी, सूर्य, जैसे कि पृथ्वी जितना तेज घूम रही है तो ग्रेविटी इसका कम लग रहा है, जब स्लो होगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी। फिजिक्स में पढ़े आप लोग, कैसे बढ़ेगी ग्रेविटी, हाँ एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाएगा तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही।